आपने दुबई का सुपर कार ग्रेड तो देखा ही होगा जिसमें करोड़ों रुपए की गाड़ियां सड़ रही है। लेकिन अभी अभी जो आपने स्क्रीन पे इमेजेस देखी है वो दुबई के नहीं इंडिया की है। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी इतनी कम सुपर कार होने के बावजूद भी इतनी सारी कार्स इंडियन की सड़कों पे सड़ क्यों रही है? आखिर इसके ऑनर्स अपनी कार को अबंडन करना कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? और कैसे दुबई की तरह इंडिया भी आज सुपर कार ग्रेवयार्ड बनने लगा है? लग्जरी और सुपर कार्स हमेशा लोगों की अटेंशन ग्रैब करती है और साथ ही साथ चोरों की भी। जब लग्जरी कार की चोरी होती है तो उसके रॉबर्स उसको एक सेफ जगह पे छुपा देते हैं ताकि वो पुलिस से बच सके और उसके बाद में वो कार को रिपेंट करके उसे रीसेल कर सके। लेकिन हर बार चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती और चोरों को उस कार को अबंडन करना पड़ता है और ये चोर पुलिस के डर से उस कार को वापस लेने भी नहीं आते। अब ऑब्वियसली चोर लोग ऐसी कार को एक ऐसी जगह पे छुपाएंगे जहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो। अब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा जो कार को सेफ रख सके। तो कुछ टाइम जाने के बाद कार जंग खाने लगती है और कार की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। और जब तक चोर वापस इस कार को लेने आते हैं तब तक इस कार की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि इस कार को बेचना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कार को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। और इंडिया में हर साल ऐसी बहुत सारी कार्स चोरी होती है और चोरों के द्वारा इसको अबंडन कर दिया जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार पुलिस ऐसी कार्स को रिकवर करने में सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन पुलिस के द्वारा रिकवर की गई सुपर कार्स का भी अच्छा नसीब नहीं होता। पहले उस कार को पुलिस स्टेशन में स्टोर किया जाता है और बाद में जब तक कोर्ट से पुलिस को ऑर्डर ना मिले तब तक उस कार को पुलिस स्टेशन के डस्टी पार्किंग लॉट में उसको सड़ने दिया जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं होती। और रिसर्च करते हुए एक स्टोरी सामने आई जिसमें कार का ओनर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये कहते हैं कि पुलिस और चोर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप अपनी कार को 24 घंटे के अंदर रिक्लेम नहीं करते तो पुलिस उस कार के सारे पार्ट्स निकाल लेगी और उसको डीलर के थ्रू बेच देते हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस अगर कोई लग्जरी कार ओनर के साथ होता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो कभी कभी इन झमेलों में फंसने से अच्छा अपनी कार को अबंडन करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। हमारा देश जब आजाद हुआ तब लोकल मैन्युफैक्चर कार्स को प्रमोट करने के लिए इंडियन सरकार ने 1962 में इंपोर्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इस टैक्स के मुताबिक अगर आप बाहर कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा जो आज भी प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया में ऑलरेडी इतनी कम सुपर कार्स है, इसीलिए आपको अगर कोई सेकंड हैंड सुपर कार इंडिया में लेनी है तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचेंगे। इसीलिए आप यूके जैसी कंट्री से इंडिया में अपने लिए एक सुपर कार इंपोर्ट करवाते हो। लेकिन अगर आप 1 करोड़ की सुपर कार इंडिया में इंपोर्ट कराओगे तो उस कार के ऊपर इतने सारे टैक्स लगेंगे और सारे टैक्स लगने के बाद आपको वो कार ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए में पड़ेगी, जैसे ऑब्वियसली कोई पे नहीं करना चाहेगा। और इसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोग अपनी कार्स को इलीगली इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं और ऐसी कार्स जब पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है तो इंडियन सड़कों पर ड्राइव करना इलीगल बना दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी सुपर कार या लग्जरी कार्स आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर सड़ती हुई मिलेगी। ऐसी अबंडेड सुपर कार्स के लिए तीसरा रीजन है इंडिया का जियोलॉजिकल लोकेशन। इंडिया का अर्थ के ऑलमोस्ट सेंटर में होने की वजह से सनलाइट हमारे देश पे सीधी पड़ती है जिससे हमारे देश का टेम्परेचर बाकी देशों के अलावा ज्यादा है। लेकिन इंडिया में चलाने वाली बहुत सारी ऐसी सुपर कार और लग्जरी कार्स होती है जो इसे हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकती और इसे हाई टेम्परेचर की वजह से सुपर कार्स की इंजन बार बार ब्रेक डाउन हो जाती है जिससे ऑनर का कार को रिपेयर कराने का खर्चा भी बढ़ जाता है। अगर हमें ऐसी कुछ सुपर कार्स इंडिया में चलानी है तो उसके कुछ इंजन पार्ट्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन सुपर कार के ऐसे पार्ट्स को रिप्लेस करना एक मोड कहा जाएगा और इंडिया में सुपर कार का मॉडिफिकेशन बैन है, आप सबको पता ही है। तो ऐसे लग्जरी सुपर कार ओनर्स के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी कार को इंडिया में अपने स्टॉक इंजन के साथ चलाए और जब भी उसके कार के इंजन का ब्रेकडाउन हो तो उसमें ओएम पार्ट्स ही लगाए। और कुछ कार ओनर तो ऐसे ओएम पार्ट्स लगाने के लिए भी तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि इंडिया में इतने सारे पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको अपनी सुपर कार को इंडिया में रिपेयर करवाना है तो उसके पार्ट्स को बाहर से मंगवाना पड़ेगा और ज्यादातर पार्ट्स जर्मनी या इटली से आते हैं जिससे इंडिया में आने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है। कई बार सुपर कार और लग्जरी कार को रिपेयर करने के लिए 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। और एक कार ओनर जब भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है तो वो अपनी कार को अपडेट करना ही ज्यादा ठीक समझता है। और इंडिया में ज्यादा हीट होने की वजह से इंडियन रोड की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है। ये ऑडी R8 रोड पे आए हुए स्पीड बंकर से टकरा गई और आगे से इसका हाल आप देख ही सकते हैं। ये कार कंप्लीटली टोटल हो चुकी है और इस कार को इसी जंक यार्ड में डाल दिया जाएगा। इंडिया में सुपर कार को एक आम आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता, इसलिए ज्यादातर इंडिया में चलने वाली सुपर कार या तो पॉलिटिशियन के बेटे होते हैं या तो किसी बिजनेसमैन के बेटे होते हैं। और जाहिर है इतने सारे बड़े लोग बहुत सारी पार्टीज भी करते होंगे जो पार्टी करके ड्रंक और ड्राइव करते हैं जिससे ऐसी सुपर कार को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे एक्सीडेंट अकर होते हैं। और अपनी ब्रांड वैल्यू और अपने नाम को बचाने के लिए ऐसे लोग जब एक्सीडेंट होता है तो अपनी कार को वहीं पे छोड़ के भाग जाते हैं और उस कार को लेने वापस भी कभी नहीं आते। और इस तरह से इंडिया के रोड पे बहुत सारी आपको एक्सीडेंटल कार्स मिलेगी जो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में है, लेकिन थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की वजह से उसको कंप्लीटली अबंडेड कर दिया गया है। अगर आप किसी 14 साल पुरानी सुपर कार को यूके से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उसको आप सिर्फ 1 ही साल चला सकेंगे और उसके बाद आपको ना चाहते हुए भी इस कार को अबंडेड करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स मिलकर इंडिया को एक सुपर कार ग्रेवयार्ड बना रहे हैं। अगर आपको जानना है कि DC-Avanti कैसे फेल हुई तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए और इसको देखिए।